सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने सॉलिड एंगल पर आपको दिया था। तो आशा है कि आप उस सॉलिड एंगल को देखे होंगे, समझे होंगे और हर एक जो नोट हम आपको देते जा रहे हैं उसको अपने कॉपी पर भी नोट डाउन भी करते चले। उस सॉलिड एंगल के वीडियो में हमने होमवर्क की चर्चा नहीं की थी, तो आज हम आपको होमवर्क दे देते हैं। सेम बुक सेम टॉपिक, प्रॉब्लम हम लोग 36 तक कर चुके हैं। आगे का जो होमवर्क रहेगा वो 37 से लेकर 45 तक रहेगा। तो टॉपिक हम लोग का वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एस.सी. वर्मा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बुक है उससे जो आप बना रहे हैं। और होमवर्क जो है एक्सरसाइज का होमवर्क रहेगा 37 से लेकर 45 तक। आप इसे बनाएं। हमें आशा है कि आप हर एक सवाल बहुत आराम से बनाते चलेंगे, बशर्ते कि जो मेरी वीडियोस हैं वो आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और उसमें जितनी बातें बताई जा रही हैं उसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। तो ठीक है, आज की जो हम लोग की मेन टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो चलिए इसको हटाते हैं और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। चौक मेरी कहां चली गई भाई? ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली दर्शाने के लिए उसको हम एक चार्ज अगर कहीं है तो अपने आसपास वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस फील्ड को विजुलाइज करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया गया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। माइकल फैराडे इसके ओरिजिनेटर हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया कोई भी फील्ड को विजुलाइज करने का। जैसे एक चार्ज है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो उसको विजुलाइज करेंगे। या एक मैग्नेट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसको विजुलाइज करेंगे। या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसको विजुलाइज करना। तो ये जो विजुलाइज करने की जो प्रक्रिया है इसको माइकल फैराडे ने एक अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया और उन्होंने उसको नाम दिया फील्ड लाइंस, है ना। लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो माइकल फैराडे हैज इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट से जो चारों तरफ फील्ड बनेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा उसको दर्शाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो कोरस्पॉन्डिंगली जिस फील्ड को हम दर्शाएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग नाम हम लगाएंगे। तो यहां पर चूंकि हम बात चार्ज की कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो माइकल फैराडे introduced a concept to visualize the electric field graphically, called electric lines of forces. ड्यू टू ए चार्ज की वजह से जो बनेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस। मैग्नेट की वजह से जो बनेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक लाइंस। इस तरह से शुरुआत में जो इसके द्वारा दिया गया आइडिया था कि जैसे मान लो एक चार्ज क्यू है, इसके जो लाइंस हमें कैसे दिखाने चाहिए,
लाइंस माने हम उसको दर्शा रहे हैं, हम किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फील्ड को दर्शाने के लिए हम क्या क्या पॉसिबली तरीका अप्लाई कर सकते हैं, अपना सकते हैं। हम जानते हैं कि एक यूनिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। जानते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हुए हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। और डायरेक्शन के लिए हम अगर उस जगह पर, जिस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वहां हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो जो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बताएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और मैग्नीट्यूड जो भी होगा हम इसको अगर इस तरह से एक दर्शा देते हैं मैग्नीट्यूड एक वेक्टर की तरीका से, तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हमने ये मैग्नीट्यूड बनाया, इतनी लंबाई का एक वेक्टर बनाया जिसकी वजह से एक फील्ड हमको रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगी, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा क्योंकि इस जगह पर भी रिपेल ही करेगा, परंतु मैग्नीट्यूड उसकी कम होती जाएगी। तो उसको हम कैसे दर्शाएं, तो लेंथ ऑफ दी मैग्नीट्यूड वेक्टर जो है उसको हम कम कर देंगे और हम उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, लंबाई को कम करते जाएंगे। तो इस तरह से हम उसके फील्ड को दर्शा सकते हैं। तो एक इस तरह का देख रहे हैं वेक्टर लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से चारों तरफ हम इसी तरह का एक फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम होती जाएंगी सभी तरह, सभी दिशा में, इधर भी, इधर भी, इधर भी कम होता जाएगा। तो आप यहां से एक बात ये महसूस कर पाएंगे कि सभी जगह पर इसकी डायरेक्शन क्या है वो स्पष्ट हो रही है और मैग्नीट्यूड उसका कम होते जा रहा है, वो हमें दिख रहा है, कम होते जा रहा है। तो हम इसको कुछ इस तरह से बना रहे हैं, आप लोग भी इस तरह बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, तो आप उसको थोड़ा देखेंगे तो आपको पूरी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। इस तरह से उसके लंबाई को हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और डायरेक्शन को हम सेम मेंटेन किए हुए हैं चारों तरफ। ये चारों तरफ बनेगा इसकी जो चारों तरफ बनेगा। तो हमने एक जो यहां पर डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, दीज ऑल रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज, अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज। और ये जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये तो मेरा बोर्ड जो है वो प्लेन में है, इसलिए जो लाइंस आपको प्लेन में दिख रहे हैं, तो एक्चुअली में ये प्लेन में नहीं है, वो ऑल अराउंड दी चार्ज है। जैसे ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, चारों तरफ निकलेंगे इन ऑल अराउंड दी चार्ज। तो यहां पर हमें जो ये बता रहा है कि एरो का जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इस लाइन से नापना चाहें, इस लाइन से मेजर करना चाहें, तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एरो, जो तीर की दिशा है, दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ सेगमेंट कह सकते हो, सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक आइडिया है, दिस इज द आइडिया नंबर 1, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं।
बाद में इसकी डिफिनीशंस और आइडिया भी बदला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने की जो आइडिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का जो परिभाषा है, जैसे यहाँ परिभाषा लिया गया कि जो तीर की दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और जो लंबाई होगा इसका वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ये जो डेफिनेशन इसकी तैयार हुई है, इस आइडिया के सहायता से ये दोनों बदला गया। बाद में इसके बारे में ये कहा गया, दूसरी बात अगर हम करें जिसको हम आज फॉलो करते हैं, इस आइडिया को तो हम आउटडेटेड मानते हैं, अब इसका उपयोग बहुत नहीं, इसका उपयोग अब नहीं होता। दूसरा जो इसके बारे में कहा गया कि द इलेक्ट्रिक लाइंस, जिसको हम फॉलो करते हैं वही लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइंस। ऑफ कोर्स इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नहीं कि एक चार्ज यहां रख दिए तो इस तरह का तीर निकलता हुआ हमें दिखेगा चारों तरफ, नहीं। The electric lines of forces are imaginary lines which are drawn in such a way that the tangent at any point इस लाइन पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन आएगा फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, वो उस पॉइंट पर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। एंड मैग्नीट्यूड बताने के लिए कहा गया कि एंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब किसी पॉइंट पर जो लाइंस की घनत्व है, जितना ज्यादा घनापन होगा वहां पर हम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा कहेंगे। द डेंसिटी ऑफ लाइंस, इसको हम कैसे नापेंगे डेंसिटी ऑफ लाइंस? तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मल टू इट अराउंड दैट पॉइंट। एंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू इट अराउंड दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर टेंजेंट डाल करके डायरेक्शन निकाले हैं, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो और देखो कि उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं। जितने ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगे, लाइंस के हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है, कम लाइंस क्रॉस करेंगे तो कहेंगे वहां पर लाइंस की डेंसिटी कम है। अराउंड दैट पॉइंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस तरह से एक नई आइडिया तैयार हुई आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मान लिया जाए कि इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आपको दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एक फील्ड रीजन दिया हुआ है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है। सपोज करो हमें एक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, चलो हम एक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं और एक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करने वाले हैं ए और बी पर। इस नियम को फॉलो करते हुए कहा यह गया कि आप अगर इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। दैट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये डायरेक्शन हो गया, दिस इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से दर्शा देते हैं। और इसी तरह इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप टेंजेंट डाल करके ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, यूनिट वेक्टर। तो आपको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम इस तरह से निकालेंगे, द टेंजेंट, टेंजेंट डाल करके आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बताना है कि इस दो जगह में मैग्नीट्यूड का एग्जैक्ट मान तो हम नहीं बोल पाएंगे इस लाइंस को देख करके कि एग्जैक्ट क्या है ना, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है। हम यहां पर सिर्फ कह सकते हैं कि किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हम इस बात को कैसे बताएं, तो आगे जो इसके बारे में आइडिया दिया गया कि जो लाइंस की जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, माने इस पॉइंट पर अगर घनत्व देखें, घनत्व माने वहां पर लाइंस की जो घनापन है, तो ऑफकोर्स हमें यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर की जो लाइंस है वो घनापन ज्यादा लिए हुए है, क्योंकि यहां पर लाइंस नजदीक नजदीक में है और यहां पर लाइंस का घनत्व इससे कम है। यहां जितना है उससे यहां पर लाइंस के जो दूरियां हैं वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो हम ऑफकोर्स कह सकते हैं, अगर हम एक छोटा सा यूनिट एरिया यहां कंसिडर करें और उतना ही बड़ा अगर हम एरिया यहां कंसिडर करें, तो आप देखिए ध्यान से, तो यहां पर लाइंस की जो क्रॉसिंग होगी इस यूनिट एरिया में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा और बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा इन कंपैरिजन टू ए वो कम होगा। तो इस तरह से हम इस लॉ को फॉलो करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कहां कम है कहां ज्यादा है ये बता सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये हम बता सकते हैं बाय ड्राइंग ए टेंजेंट। तो इस तरह हम इस नए जो डेफिनेशन तैयार हुए हैं इसी को हम आज फॉलो करते हैं और यही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो यहां पर हम अगर एक आपसे एग्जाम्पल पूछें, एक सवाल लेते हैं, देखिए तो आप बना पाइएगा या नहीं। जैसे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं और हम यहां 3 पॉइंट, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैज बीन शोन, और आपको कहता है कि एक पॉइंट यहां है ए, एक पॉइंट यहां है बी और एक पॉइंट यहां है सी। तो इस तीनों में से किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस केस में किस पॉइंट पर ज्यादा होगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ए पर होगा। इसके लिए आपको एरिया डालकर लाइंस गिनने की जरूरत नहीं है, बस आपको एहसास ये डायग्राम करवाता है। दिस इज द टेक्निक टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइंस एक प्रकार का टेक्निक है टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप उस टेक्निक को महसूस करो। यहां ए पॉइंट पर देखो लाइंस की घनत्व ज्यादा है, इसके बाद जो घनत्व है वो यहां पर है और सबसे कम घनत्व जो है वो बी पर है। तो हम यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर होगा वहां का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद दूसरा नंबर है सी पर का मैग्नीट्यूड का, और सबसे कम मैग्नीट्यूड जो होगा वो बी पर का होगा। तो आशा है कि आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आइए हम सीखते हैं आगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद सीखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण है जिसको हम ध्यान रखेंगे। तो पहली बात हम यहां लेते हैं हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बहुत ही सिंपल टेक्निक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने का। तो हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसको ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल तरीका यह कहा गया कि एक चार्ज अपने चारों तरफ
इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में बनाएगा, इसको हम जज कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो उस जगह 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए और इमेजिन कीजिए कि जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक लाइंस बनने हैं वो उस 1 कूलम पर किस दिशा में फोर्स लगाने वाला है। 1 कूलम पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहलाता है। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे देखो ध्यान से। और यही जो लाइन तैयार होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसे मान लिया जाए, हम पहला ले लेते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। मान लिया जाए ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके आसपास हमें इलेक्ट्रिक लाइंस हमें शो करने हैं, दिखाने हैं। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसके बगल में 1 कूलम का प्लस 1 कूलम का चार्ज को लाके रख देंगे। रखना नहीं, इमेजिन करेंगे कि यहां पर हम मान लो कि रख दिए हैं, तो ये उसको क्या करेगा, तो ये उसको रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बन गए और ये जो लाइन तुम ड्रॉ करोगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसी तरह यहां रख दीजिए, 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 यहां रख दीजिए। और ये चारों तरफ बनेगा, जैसा कि अभी हमने एक बताया था आपको कि ये जो जैसे चार्ज है तो अपने चारों तरफ लाइन बनाएगा, इधर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ बनाएगा, ऐसे ऐसे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन अराउंड दिस चार्ज। तो यहां पर इस तरह के लाइंस बनेंगे। अगर मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज न होके ये निगेटिव चार्ज होता तो लाइन किधर बनाता, तो हम फिर वहां पर भी यही काम करेंगे। 1 कूलम का चार्ज यहां लाकर रखेंगे और देखेंगे ये उसको क्या किया, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पर एक रखेंगे तो ये उसको भी अट्रैक्ट करेगा। और इस तरह से लाइंस के जो नेचर तैयार होंगे चारों तरफ, वो कुछ इस तरह के लाइंस के नेचर तैयार होंगे। तो आप यहां पर इस तरह के लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी यहां पर हमने 2, 4, 6, 8 लाइंस हमने ड्रॉ किया है। तुम 8 नहीं 16, तुम 4 ही ड्रॉ करो, 8 ड्रॉ करो, 16 ड्रॉ करो, 20 ड्रॉ करो, लेकिन इस तरह के ही लाइंस इसमें हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से लाइंस कैसे ड्रॉ होते हैं, ये हमने सीखा है। मान लो कि अगर यही दोनों चार्जेस जो हैं वो कॉम्बिनेशन में हो, या 2 पॉजिटिव चार्ज हो या 2 नेगेटिव चार्ज हो, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज पेयर ऑफ चार्जेस। तो यहां पर आप जो चीजें तैयार हुई हैं इसके साथ कुछ आप जो है शिक्षा ले लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से जो है वो लाइंस देख रहे हैं रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज पर आप देख रहे हैं कि लाइंस जो है रेडियली जो है वो जाकर के टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेट मतलब वहां पर जाकर समाप्त होते हैं। तो इस गुण को हम यूज करेंगे अभी चल के, लाइंस ऑफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें। तो आप ये बात याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज लाइंस छोड़ता है और नेगेटिव चार्ज पर आकर के लाइंस समाप्त होता है। पॉजिटिव चार्ज लाइंस छोड़ता है और नेगेटिव चार्ज पर आकर के लाइंस समाप्त होते हैं। तो हम इस गुण को यूज करेंगे अभी। देखो, तो अभी हमने पढ़ा है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, सिंगल पॉइंट चार्जेस। दूसरा हम देखते हैं ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस। मान लो कि 2 पेयर ऑफ चार्जेस, एक दोनों प्लस है, सपोज करो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस है। चार्जेस अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, बस लाइंस अभी ड्रॉ करना सीखो। तो देखो इस केस में क्या होगा, ये भी लाइन छोड़ेगा, ये भी लाइन छोड़ेगा, और लाइंस जो हैं इसके कुछ इस तरह के बनेंगे। एक दोनों प्लस हैं तो आप गौर से देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस तरह से एपियर होता है। और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेंगे और निगेटिव में जाकर के समाएंगे। तो इस तरह के इसके लाइंस तैयार होंगे ऐसे, इस तरह के इसके लाइंस तैयार होंगे ऐसे।
पॉजिटिव चार्ज से लाइन से निकलना और निगेटिव चार्ज पर के लाइन जा करके समाप्त होना। इस तरह से इसके लाइंस जो है वो बनेंगे, ऐसे। ऐसे आकर के समाप्त होंगे, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं कि जो लाइंस जो है ये निकला है, ये जो छोर दिख रहा है, ये कहां जाकर के बंद होगा, तो टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये जैसे ये लाइंस गए वो बहुत लंबा कर्व लेकर के वापस आकर के इसी तरह से ज्वाइन कर लेगा, ये अपना लंबा कर्व आकर के इस तरह से ज्वाइन कर लेगा। और जो फ्री एंड है अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाया तो वो कहां तक जाएगा, तो वो जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर ये दोनों निगेटिव होता तो कैसे इसके लाइंस ड्रॉ होते, तो अगर ये दोनों निगेटिव होता, माइनस ये भी माइनस ये भी, तो लाइंस दोनों एक दूसरे को रिपेल करते, इन दोनों के लाइंस एक दूसरे को रिपेल करते, इन दोनों के लाइंस एक दूसरे को रिपेल करते। और यहां पर लाइंस के नेचर ऐसे ही रहेंगे, जो इसके प्रॉपर्टी है कि निगेटिव चार्ज से में जाकर के लाइन से समाप्त होते हैं, तो वो गुण तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो देखो ये जो एक प्लस है और एक जो ये माइनस है, तो इसको हम लोग डायपोल कहते हैं। आगे हम लोग डायपोल पढ़ेंगे, तो आप यहां समझ लीजिए कि ये डायपोल का ही आप एक इलेक्ट्रिक लाइन से यहां ड्रॉ किए हुए हैं। तो ठीक है, ये हो गया ड्यू टू पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस। हम कुछ और भी चार्ज बॉडी के, तीसरा ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हैं, तो हम यहां पर एक दो का बस आइडिया आपको दे रहे हैं, बस आप समझने का प्रयास करो। जैसे मान लिया जाए कि ये एक चार्ज शीट है, चार्ज शीट है, चार्ज शीट है। शीट माने एक चार्ज ऐसा फैला हुआ है कि एक चादर का निर्माण कर लिया है, चार 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 चार्ज इस तरह से बना हुआ है कि एक चादर का निर्माण कर लिया है। दिस इज कॉल्ड चार्ज शीट। ये चार्ज शीट है। तो इसके आसपास से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनेंगे, तो इसके आसपास से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बनेंगे। एक कूलम चार्ज रख दीजिए, फोर्स लगा दीजिए, और इसके जो फोर्स बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे, दोनों साइड दोनों साइड दोनों साइड इस तरह से इसके लाइंस तैयार होंगे, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ दूसरे चार्ज का भी कॉम्बिनेशन हटा देते हैं, तब देखते हैं इसके लाइंस में क्या बदलाव आएगा। तो सपोज करो कि मान लिया जाए ये इसी में हम एक ले लेते हैं, मान लिया जाए कि हम एक चार्ज शीट लिया, इसमें प्लस चार्ज है और यहां पे एक माइनस पार्टिकल चार्ज के रूप में हम रख देते हैं। तो क्या होगा, इसके जो चार्ज के नेचर बनेंगे, तो यहां से लाइंस निकलेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें से लाइंस ऐसे निकलेंगे और ऐसे जाएंगे, इसमें से लाइंस ऐसे निकलेंगे और ऐसे जाएंगे, है ना। इसमें से लाइंस ऐसे निकलेंगे और ऐसे जाएंगे, इसमें से लाइंस ऐसे निकलेंगे और ऐसे जाएंगे। इसी तरह से इसके जो लाइंस के जो है वो डायग्राम तैयार होगा, है ना, इस तरह से। तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकले और निगेटिव में जाकर के लाइंस जो है वो समाये हैं ऐसे। और इधर में जो अपने लाइंस हैं वो तो होंगे ही, उसको भी हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे तीसरा हम एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लिया जाए दो चार्ज शीट लेते हैं, एक चार्ज शीट ये है और एक दूसरा चार्ज शीट ये है, और संयोग से हमने कुछ ऐसा व्यवस्था दिया है एक खास चीज को समझने के लिए कि दोनों में जो चार्ज के घनत्व हैं वो समान है। इस शीट में जो चार्ज का घनत्व है और इसमें जो चार्ज का घनत्व है वो समान है। शीट है, एक शीट की वजह से नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाया है। डिस्क वाले का जो हमने कंडीशन एनालिसिस किए थे वहां पर बताया था कि
एक लार्ज चार्ज शीट की वजह से या चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यूनिफॉर्म बनता है और वो बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पर हम 1 कूलम का चार्ज रख देते हैं तो ये जो है उसको क्या करेगा, तो इधर रिपेल करेगा, और ये जो है वो क्या करेगा, तो उतना ही ताकत से इसको इधर रिपेल करेगा, और इस तरह से इस 1 कूलम पर नेट फोर्स का मान 0 होगा। और 1 कूलम पर नेट फोर्स 0 मतलब 1 कूलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। और नियर बाई पॉइंट अगर हम यहां पर भी रखते हैं तब भी ऑलमोस्ट जो है नियर बाई पॉइंट ही हुआ। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के काफी करीब है, ये मानकर चलिए। तो बहुत करीब अगर हुआ तो 1 कूलम का चार्ज इसके नजदीक या इसके नजदीक, दोनों के नजदीक ही कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के मान दोनों के द्वारा समान मैग्नीट्यूड के लगेंगे, परंतु डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। और इस तरह से नेट फोर्स का मान इस रीजन में आप 1 कूलम चार्ज कहीं भी रख दोगे तो उस पर फोर्स 0 होगा। फोर्स 0 मतलब कहलाया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस तुम्हारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 1 कूलम पर किसी भी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं। अगर फोर्स नहीं लगा तो हम किस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं, तो हम नहीं दिखा सकते। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां इलेक्ट्रिक लाइंस एब्सेंट रहेंगे, वहां इलेक्ट्रिक लाइंस आपको रिप्रेजेंट नहीं होंगे। तो जैसे हम यहां पर 1 कूलम चार्ज रख दिए तो इसके द्वारा जितना फोर्स लगा उसके द्वारा भी उतना ही फोर्स लगा, और नेट फोर्स के मान 0 हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गए। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस रीजन में कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होगा। हाँ, यहां पर अगर हम 1 कूलम का चार्ज रख देंगे तो ये उसको रिपेल करेगा और ये भी उसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो आप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली अगर हम 1 कूलम का चार्ज यहां रख देंगे तो ये उसको रिपेल करेगा और ये भी उसको रिपेल करेगा, तो इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स बन जाएंगे। तो आप इस तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So such in this region, in this between the plates, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होंगे। तो ये कुछ हमने चार्ज बॉडीज की इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ किए हैं, जिसको ड्रॉ करने की प्रक्रिया में हम कुछ बात को समझे हैं और इसी को हम अब यूज करेंगे और इसकी गुण को तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। Let me discuss some important properties. Some important properties of electric lines of forces। एक एक पॉइंट जो अभी हम यहां पर बताएंगे वो बहुत ध्यान से आप बातों को समझते हुए अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। पहला पॉइंट, पहला प्रॉपर्टी जो है वो खुद इसकी परिभाषा ही है। क्या है परिभाषा? कि द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना, ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field at that point। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझिएगा।
किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस आपके ड्रॉ हो गए हैं, अगर हम उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल देंगे तो वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी आसपास के चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ टेंजेंट। तो हमने एक डायग्राम में तो दिखाई दिया था, फिर हम एक बार फिर दिखा देते हैं। जैसे ये मान लिया जाए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये डायरेक्शन इसके लाइंस के जा रहे हैं, और हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें डायरेक्शन को, तो हम एक टेंजेंट डाल देंगे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन बता देगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। जैसे हम अगर इस पॉइंट पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक टेंजेंट डाल देंगे, तो ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और इस पॉइंट पर जो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। दूसरी बात हम करने वाले हैं, यही प्रॉपर्टी को थोड़ा आधार बनाकर हम ये कह सकते हैं कि नो टू लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन क्रॉस टू ईच अदर। कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर ये क्रॉस कर जाए, ये मान लिया जाए एक लाइन है कि ये लाइन है, और इस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में अगर क्रॉस हो जाते हैं, तब आपको यहां पर क्या रिजल्ट आपको मिलेगा जो नहीं होना चाहिए। तो सुनो, अगर हम इस तरह से एक टेंजेंट डाल देंगे तो इस लाइन के अनुसार कहा जाएगा कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, परंतु ये लाइन बोलेगा नहीं, इस लाइन के अनुसार इसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, और एक ही पॉइंट पर दो दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से अगर क्रॉस कर जाने पर यह समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कटिंग पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन, देयर विल बिकम टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स in different direction, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी इसका हो गया। इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी की चर्चा करें जो अभी हम लोग पढ़े हैं लाइंस ड्रॉ करने की प्रक्रिया में, कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जो हैं वो बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर के लाइंस जो है वो एंड करते हैं, वहां टर्मिनेट होते हैं, वहां पर समाप्त होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस emit from positive charge and end मतलब terminate at negative charge। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं, जैसे अगर पॉइंट चार्ज ले लें पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से हम कहेंगे कि लाइंस निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर के लाइंस जो है वो समाते हैं इस तरह से। तो आप यहां एक बात अच्छे से समझो कि जो ये लाइंस दिख रहे हैं वो यूं ही हवा में तैयार नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस आपको जो यहां पर स्पष्ट दिख रहा है ये यूं ही नहीं बनेगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन कहेंगे। एक रुका हुआ चार्ज जो लाइंस बनाता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन कहेंगे। एक और भी प्रकार के लाइंस बनेंगे जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो वहां पर बात अलग है। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस की बात कह रहे हैं तो लाइंस यूं ही हवा में नहीं बनेंगे,
उस लाइन के कहीं ना कहीं एक छोर पर चार्ज होगा। दोनों छोर पर भी चार्ज हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोर पर चार्ज होगा। हम अगर एक और डायग्राम इसका तैयार करें, एक प्लस और एक माइनस ले लें, इस तरह से आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जो ये लाइन तैयार हो रहे हैं यूं ही हवा में नहीं है। इस लाइन के एक छोर पर कहीं ना कहीं चार्ज होगा, दूसरा छोर अगर फ्री है तो ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और यहां देखो तो यहां पर ये जो लाइन देख रहे हो इसके दोनों छोर पर चार्ज है, तो लाइन के कहीं ना कहीं एक छोर पर चार्ज होना मस्ट है, यूं ही वो हवा में नहीं बनेगा। अगर कोई फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है तो उसको, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है तो उसको बनाने वाला जरूर कोई होगा चार्ज, और वो चार्ज कहीं ना कहीं इसी लाइन के कहीं ना कहीं साइड में होगा, कोना में, या तो इस पार या उस पार या दोनों साइड में भी चार्जेस हो सकते हैं। तो ये बातें आप यहां समझ लीजिए। तो यहां से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज में समाते हैं, और लाइन के कहीं ना कहीं एक एंड पर चार्ज मस्ट होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम आधार बना के हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ये जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं, कैन नॉट बी ए क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिए, ये मत समझिएगा कि एक प्रकार का क्लोज लूप हो गया। लूप होता तो ये तीर का डायरेक्शन, जैसे ये ऐसे गया तो ये अगर इस तरह से इसका डायरेक्शन बनता तो हम कहते कि ये क्लोज लूप बन गया, लेकिन ये तीर ऐसा है। आपको यहां से देखने पर स्पष्ट होगा कि लाइन से यहां से निकल कर यहां जाके समाप्त हुआ, ये क्लोज लूप नहीं बना पाया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप बनाएंगे ही नहीं। इसके नहीं बनाने के हम दो रीजन कह सकते हैं। पहला रीजन कि अगर मान लो कि ये क्लोज लूप बना लेता है, सपोज करो इस तरह का एक क्लोज लूप बना लेता है, तो अभी अभी जैसा हमने यहां पर बताया था कि जो लाइंस होंगे कहीं ना कहीं उसके छोर पर एक चार्ज होंगे। लाइंस यूं ही हवा में नहीं बनेगा, अगर ये लाइन बना है तो इसके कोई ना कोई छोर पर चार्ज होंगे। तो अगर ये लाइन बना है तो कहीं ना कहीं ये इसको बनाने वाला एक चार्ज होगा। अब ये चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं तो निगेटिव हो सकते हैं। मान लिया जाए ये निगेटिव है, तो लाइंस आकर के समाये, लेकिन ये लाइन सिर्फ समाये ही नहीं रहे हैं, और इधर से देखो तो लाइन से निकल भी रहे हैं। अगर लाइंस का सिर्फ समाना होता तो बोलते कि बात पॉसिबल था, लेकिन यहां पर देख रहे हो एक ही चार्ज पर लाइंस घुस भी रहे हैं और लाइंस निकल भी रहे हैं। अगर हम इसको बनाने वाला लाइंस को अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए कहें कि ये जो कर्व क्लोज लूप है वो एक पॉजिटिव चार्ज बनाने वाला है, तो वो चार्ज कहां होगा? चार्ज बाहर में यहां नहीं होगा, वो लाइन पर ही होगा। लाइन के ही छोर पर कहीं ना कहीं चार्ज होते हैं। तो ये अगर मान लो कि इसको बनाने वाला एक चार्ज पॉजिटिव मान लें, जिससे कि हम कहेंगे कि लाइंस निकलते हैं, तो लेकिन देखो इस पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ लाइंस निकल ही रहे हैं, सिर्फ लाइन सिर्फ निकल ही नहीं रहे हैं, लाइन समा भी रहे हैं। इसे देखिए पीछे से आकर के लाइंस घुस भी रहा है। और सेम चार्ज पर लाइंस का निकलना और लाइंस का घुसना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो ये कारण है क्लोज लूप के नहीं बनने का। तो हम यहां पर उस रीजन को लिख सकते हैं, बिकॉज, है ना, at same charge, because by same charge lines cannot emit and end together। एक साथ लाइंस इमिट भी करेंगे और लाइंस समाप्ति भी होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। एक हुआ ये रीजन। दूसरा रीजन बहुत ही साइंटिफिक रीजन है, आप इस बात को समझने का प्रयास करो। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, रुका हुआ जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो कहलाता है कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे।
चार्ज पे, और कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का मान जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और एक राउंड ट्रिप में इस फोर्स के वर्क डन का मान 0 होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो आइए हम यहां पर अगर ये बात कहें कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है, अगर वो एक क्लोज लूप हो गया, चलो हम एक आसान तरीका से समझने के लिए इस क्लोज लूप को हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये एक क्लोज लूप हो गया, ठीक है। और हम एक पॉजिटिव चार्ज को कोई लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, और हम इसको एक राउंड ट्रिप करवाएंगे इसी लाइन पर ABCD। तो देखो ध्यान से, इस पर फोर्स किधर लगेंगे, इधर लगेंगे, और हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं A से लेकर B तक। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम A टू B, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स A टू B, मान पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, साफ साफ बोलो। बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा, हम A से B तक ले गए, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर हुआ, और फोर्स जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन का फॉर्मूला था F.S, तो cos 0 हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव बनेंगे। देन आफ्टर इफ यू मूव दिस चार्ज पॉजिटिव फ्रॉम B टू C, मान लो कि ये चार्ज A से चलकर B तक आ गया है, और अब B से हम C ले जा रहे हैं, तब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन यही होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमें B से C देना है, तो इस केस में भी वर्क डन फ्रॉम B टू C भी पॉजिटिव ही होगा। लेट मी सी हियर, दिस इज द फोर्स डायरेक्शन एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब मान लो कि ये जो चार्ज Q था वो B से C पहुंच गया है, और चार्ज अब यहां C पर है, तो अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये डायरेक्शन है, चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स अभी इस पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में इधर लगाएंगे, और अब हम इस चार्ज को C से D तक चलाना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन देंगे। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सभी एक ही दिशा में हो गए, C से D, और अगेन दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब ये चार्ज D पर आ गए हैं, और इस चार्ज को अब हम D से A तक ले जाते हैं, तब देखो अब इस केस में फोर्स का तो यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, तो अगेन द वर्क डन फ्रॉम D टू A पॉजिटिव। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस केस में एक राउंड ट्रिप में वर्क डन का मान क्या 0 हुआ, राउंड ट्रिप का मतलब हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप में क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हुआ, मतलब क्या करेंगे, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन निकालने के लिए A से B तक का जो वर्क डन निकाले हैं, फिर B से C तक का जो निकाले हैं, C से D तक का जो निकाले हैं, और D से A तक का जो निकाले हैं, पकड़ के जोड़ देंगे। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इसके तो रिजल्टेंट निकलेंगे नहीं, सिंपली जुड़ जाएंगे, और सभी जो जुड़ने वाले हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं। हाँ, अगर 2 पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो जुड़ाव हो सकता था कि वो 0 कर दे, लेकिन सारे पॉजिटिव हैं और सभी जुड़ेंगे तो कभी भी 0 नहीं होगा। दिस इज नेवर बी इक्वल टू 0। और अगर एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं हुआ तो ये 0 कब नहीं होगा, ये 0 तब नहीं होगा जब ये फोर्स जो हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते। परंतु हम ये बात पहले ही डिसाइड किए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव अगर है तो राउंड ट्रिप में वर्क डन के मान 0 होने चाहिए, और अगर ये लूप 0 नहीं बना पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के लूप पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीजन हम क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is conservative and in one round trip the work done by electric force must be 0। और यहां पर 0 नहीं हो पाया, तो ये 0 क्यों नहीं हो पाया,
क्योंकि ये एक क्लोज लूप है। अगर इसका तीर का डायरेक्शन ये होता, अगर क्लोज लूप नहीं होता, तब फिर इस केस में ये निगेटिव वर्क डन हो जाते और चारों के जोड़ हो सकते थे 0 होता। ये क्लोज लूप हो जाने की वजह से मामला गड़बड़ा गया है। तो ये था कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं हो सकते, और इसके लूप क्लोज नहीं होने के हमने जो 2 रीजन बताए हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आशा है ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की। तो यहां देखे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज में जाकर के लाइंस समा जाते हैं, और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि लाइंस कभी भी क्लोज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी ए क्लोज लूप। नोट कीजिएगा, हम यहां पर इस बात को इंडिकेट कर देते हैं कि द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा था एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग मैग्नेट, उस तरह के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, और वो एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगे वो क्लोज लूप हो सकता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी ए क्लोज लूप। ठीक है ना? तो वहां पर ये क्लोज लूप की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होंगे कि नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो नहीं होंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो हम दोनों पॉसिबिलिटी पर ध्यान रखेंगे, है ना। और अगर एक चार्ज दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो नेचुरल सी बात है कि वहां स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, तो फिर ये कंजर्वेटिव नेचर की बात होगी। तो जैसा सवाल के माहौल रहेंगे उसके अनुसार हम बात को सोचकर जवाब देंगे। तो ये थे डी। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी में। ये जो लाइंस का निकलना पॉजिटिव चार्ज से और लाइंस का घुसना नेगेटिव चार्ज पर, अगर पार्टिकल है तो वहां पर तो वो नॉर्मली ही निकलेंगे, नॉर्मली घुसेंगे, क्योंकि पार्टिकल का तो अपना कोई शेप साइज तो होता नहीं। परंतु अगर वो चार्ज्ड कंडक्टर है, अगर वो एक चार्ज्ड कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस अगर घुसेंगे तो नॉर्मली घुसेंगे, और अगर लाइंस निकलेंगे तो नॉर्मली ही निकलेंगे। वो कोई तिरछा एंगल बना करके कंडक्टर के भीतर लाइंस ना घुसेगा ना लाइंस निकलेगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक लाइंस emit or enter into a conductor normally। कंडक्टर में ये हमेशा लाइंस का जो निकलना होगा या लाइंस का जो घुसना होगा वो हमेशा नॉर्मली होगा। ठीक है? इस बात को हम कैसे समझें? वाई दिस विल ऑलवेज बी नॉर्मल, वाई दैट विल बी ऑलवेज नॉर्मल। तो भाई ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो हम प्रॉपर्टी में तो इंडिकेट करेंगे, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ी सी पोटेंशियल आपको बतानी पड़ेगी। तो हम अलग से एक छोटा सा यहाँ नोट दे रहे हैं, आप बात को समझिए, और इस बात को हम पोटेंशियल जैसे ही पढ़ेंगे, इसके बाद की टॉपिक वही है, तो हम आपको उस बारे में वहाँ डिटेल कर देंगे। जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इस लाइन पर अगर हम 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और एक पॉइंट बी, तो ए का पोटेंशियल हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ए नाम बोलकर, और बी का पोटेंशियल अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बी नाम बोलकर, और ए से बी की डिस्प्लेसमेंट अगर हम ले लेते हैं एस, एस हुआ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, याद रखिएगा, ए से बी।
तो इसके बारे में कहा गया कि जो भी ए माइनस भी बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी ए माइनस भी बी दैट वुड बी इक्वल टू ई डॉट एस। एस मतलब ए से लेकर बी तक। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, दैट इज ई ए टू बी, ई डॉट ए, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। अब आप यहां से देखकर बताइए कि क्या ये जो राइट हैंड साइड में जो ये टर्म है दैट विल बी एवर जीरो, क्या ये कभी भी जीरो हो सकता है? और हो सकता है तो कब हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है ई डॉट एस, क्या ये जीरो हो सकता है? और अगर जीरो यहां भी नहीं हो सकता है तो ऐसी किस कंडीशन में जीरो हो सकता है? अब देखो ए से बी चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा, दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम कुछ भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो कुछ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता था बशर्ते कि बीच का जो एंगल है ये जो डॉट है तो दैट इज कॉस थीटा आएगा। तो उस केस में ये जीरो हो सकता था जब बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम ए से बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ना ले लें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ले लें, लाइन के परपेंडिकुलर अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट ले लें, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ए से बी ले लें, तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट ये होता और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस होती दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम एक पॉइंट को यहां भी दिखा देते हैं, सपोज करो एक पॉइंट ये है सी, हम इसको अगर ए बनाते हैं तो भी ए माइनस भी सी अगर बोलते हैं तो ई डॉट एस ए टू सी कहेंगे, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों के बीच का जो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, तो बीच का एंगल कितना कहेंगे 90, और तब आप इसका मान कह सकते हैं जीरो। और मतलब आप यहां ये कह सकते हैं इस केस में कह सकते हैं कि भी ए और सी आपस में बराबर होंगे, और इस केस में आप ये कह सकते हैं कि भी ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आपको यहां से क्या पता चला? आपको यहां से ये पता चला कि थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं, तो आप एक दो बार इसको रिवाइंड कर करके समझने का प्रयास करना। यहाँ से हम इसका जो कंक्लूजन है ये हम बता दे रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमें इस बात के लिए समझने की ज़रूरत है, इसको हम यानी निचोड़ बता देते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम इसी लाइन पर अगर दो पॉइंट कंसिडर करते हैं अलग अलग जगहों पर, ये पॉइंट अगर हम ए बोलें और ये बी बोलें, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, समान नहीं हो सकता। तो डिफरेंट होगा तो कोई एक कम होगा और कोई एक ज्यादा होगा, बात तो सही है। तो किसका ज्यादा होगा? तो दूर जो तीर से जो दूर वाला पॉइंट है दैट वुड ऑलवेज बी पोटेंशियल लार्जर देन द नियरर पॉइंट पोटेंशियल विल बी दिस। या आप एक बात ये भी ध्यान रखना जो आगे चल के हम नोट भी करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक लाइन्स फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर है ये लोअर है, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, लाइक दैट। परंतु अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर इस तरह से चले जाएं, ऐसे चले जाएं, और ए से मान लिया जाए कि हम अगर सी चले जाएं, यहां पर कहीं पर भी चले जाएं, इस फील्ड के परपेंडिकुलर चले जाएं, तो आप कह सकते हैं कि ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल हमेशा आपस में जो है वो बराबर होगा। इस बात को आप कह सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के पोटेंशियल जो हैं वो समान कहेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में जो पॉइंट्स लाई करेंगे उसके पोटेंशियल डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलोंग में जो पॉइंट्स लाई करेंगे उनके पोटेंशियल डिफरेंट होंगे, और परपेंडिकुलर में जो पॉइंट्स लाई करेंगे उसके पोटेंशियल समान होंगे। ये बात अभी तत्काल आप समझ लीजिए, ताकि आप इस बात को सीख सको, इस बात को समझ सको कि क्यों
एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा नॉर्मली ही घुसेंगे या नॉर्मली ही निकलेंगे। इस बात को समझने के लिए आप ये दो बात समझ लो। अब देखो, बिकॉज अगर हम पहले लिख देना चाहते हैं रीजन, बिकॉज ए कंडक्टर ऑलवेज मेंटेन्ड, एक कंडक्टर हमेशा, जानते हो, एक बात मेंटेन करता है, ऑलवेज मेंटेन द पोटेंशियल कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा जो है कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट मेंटेन करता है। उसके अगर चार्ज अगर हम कंडक्टर में दे देंगे तो चार्जेस कुछ इस तरह से फैलाव लेंगे कि उसके पोटेंशियल सब जगह समान हो। बाहर की बात नहीं करें, कंडक्टर के सरफेस की बात करेंगे या कंडक्टर के अंदर के कोई भी पॉइंट की बात करेंगे, वो कंडक्टर अगर है तो ये गुण हमेशा वो फॉलो करेगा। कोई भी तरह का अगर हम बात करें, ये एक प्रकार का कंडक्टर है, कोई भी प्रकार का एक हम कंडक्टर ले लिए, कोई भी कोई जरूरी नहीं है स्फीयर ही हो, ऐसा है। तो इसको अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है वो अगर बोला जाए कि ये इसके जो अगर मान लो ये सॉलिड है, हॉलो है, जो भी है, तो हम अगर इसको चार्ज देंगे तो कहाँ रहेगा? तो हम पढ़े हुए हैं कि जो भी हम इसको चार्ज देंगे वो इसके बाहर सतह पर रहेगा, ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। तो बाहर के सतह पर क्यों रहेगा? ताकि ये सब जगह अपना पोटेंशियल समान बना सके। ये जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि अगर ये कंडक्टर है तो जो नुकीला पोर्शन होता है वहां पर चार्ज के घनत्व ज्यादा होते हैं। यह पर भी देखो, यहाँ पर चार्ज के घनत्व थोड़ा सा नुकीला निकला हुआ है तो चार्ज के घनत्व ज्यादा होंगे, यहाँ पर भी थोड़े ज्यादा होंगे, और फ्लैटेंड सतह पर चार्ज के घनत्व कमजोर होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी कारण है कि उसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का कि अगर हम आपसे ये कहें कि इस पॉइंट का एक पॉइंट, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, है ना, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं सी, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं डी, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं पी, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं क्यू, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं आर, और पूछा जाए कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है, तो आप कहेंगे कि अगर ये कंडक्टर है तो सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल समान होंगे, चाहे वो पॉइंट सतह पर हो या वो पॉइंट अंदर में हो। तो आप यहां कहेंगे पोटेंशियल एट एवरी इनसाइड एंड सरफेस पॉइंट्स विल बी सेम। ये बात तो समझ में आ गई, और इस बात को पोटेंशियल में हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, ज्यादा मसला नहीं है। तो आप यहां एक बात और देखो कि अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ तिरछा होता है, ऐसा याद रखिएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कुछ इस तरह से तिरछा ले लेते हैं, नॉर्मल नहीं है, ये सतह के ऐसे लेना चाहिए था, सतह के परपेंडिकुलर लेना चाहिए था, हमने सतह के परपेंडिकुलर नहीं लिया है, हमने थोड़ा तिरछा ले लिया है। तो इस केस में आपका क्या निष्कर्ष होगा जानते हैं? तो देखिए ध्यान से, अगर हम तिरछा ले लेते हैं, नॉर्मल नहीं लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हम अलोंग दी सतह, अलोंग दी सरफेस रिजॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हम एक सतह के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ई पैरेलल, दिस इज ई परपेंडिकुलर टू सरफेस। और ऐसी हालत में तब मामला क्या होगा, तो देखो ध्यान से, तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दी सरफेस आ गए, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रीजन में एग्जिस्ट कर गया, तब क्या कहेंगे? इसके अनुसार आप कहेंगे कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल अब समान नहीं हो सकता, है ना? क्यों भाई?
क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर गए, और इस डायरेक्शन में अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाते हैं उसी के डायरेक्शन में अगर पॉइंट्स लाई कर जाएं तो उनके पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं, उनके पोटेंशियल समान नहीं होते। तो यहां पर देखो ए और बी दो पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या अब यहां समान है? तो आप बोलोगे नहीं, इस केस में इसके पोटेंशियल समान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सतह के पैरेलल एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट काम कर रहा है, और यही कंपोनेंट यहां से यहां के पोटेंशियल को बराबर नहीं होने देगा। ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम होगा, हायर टू लोअर जाता है। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस एग्जिस्टेंस, इस केस में इस वजह से यहां पर का पोटेंशियल अलग और यहां का पोटेंशियल अलग होगा, जबकि हर एक पॉइंट पर इसके पोटेंशियल समान होने चाहिए, जैसा कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके हर एक जगह पर पोटेंशियल समान होने चाहिए। लेकिन ये ऐसा हो जाने से एक कंपोनेंट तैयार हो जाता है और उसके कारण पोटेंशियल के मान को बदल देता है। अगर ये नॉर्मल होता तो क्या होता? तो नॉर्मल अगर ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ना होकर के इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब क्या होता? तब इसके पैरेलल कंपोनेंट के मान होते ही नहीं, और जब नहीं होते तब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल के मान सभी जगह पर समान होता। तो आशा है ये आप समझ पा रहे हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि बिकॉज कंडक्टर मेंटेन द पोटेंशियल कांस्टेंट एट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स at every surface and inside point। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि if electric field is not normal, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, then there will be टू कंपोनेंट्स। अगर नॉर्मल नहीं है तो आप यहां से कह सकते हैं कि देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ ई अलोंग नॉर्मल एंड पैरेलल टू सरफेस। एक नॉर्मल और एक सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, एंड E parallel component will make the potential different at different points on surface of conductor। तो ये जो बातें हमने यहाँ लिखी हैं ये सिर्फ समझने के लिए हैं कि आप जो है, और ये बातें हमने कई बार बोला भी है और इसी को हमने लिखा है। तो ये था नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी बात, हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नंबर ई था एफ, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उसी फील्ड को तो दर्शाने के लिए लाइंस तैयार किए जाते हैं। तो अगर फील्ड ही नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नो इलेक्ट्रिक लाइंस will exist in the space where electric field net is 0। जहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान को चूंकि इलेक्ट्रिक लाइंस दर्शाता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पता है क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड ए कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, और इसी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं कंडक्टर के अंदर में। और इसी वजह से हम यहां पर एक छोटा सा नोट कर देते हैं, और इसी वजह से हम कंडक्टर को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मतलब क्या होता है? शील्ड मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो प्रोटेक्ट कर देता है ना। जैसे मान लिया जाए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत सेंसिटिव है, और वो इंस्ट्रूमेंट में अगर जरा भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर घुस जाए या एक्सटर्नल कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड समा जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, तो हमें उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। तो हम क्या करेंगे? बचाने के लिए ऐसे जगह पर रखेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच ही ना सके, और वो कहां है? तो वो है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग a certain region of space from an external electric field. एक खास रीजन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसी घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये जो प्रोटेक्शन है हम ये कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ए हॉलो कंडक्टर, है ना, या कंडक्टिंग केस भी कहते हैं। कंडक्टिंग केस मतलब क्या होता है? गुफा। तो जैसे मान लिया जाए कि ये आपका कोई भी एक प्रकार का कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर कह सकते हैं। भीतर में तो जगह होना चाहिए ना, परंतु ये कंडक्टर है। तो अगर हम इसके भीतर में कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला कर रख देते हैं जो हाईली सेंसिटिव है, और उसमें जरा भी अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर घुस जाए या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड समा जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा या वो सही रीड नहीं करेगा। तो हम उसको इस तरह के भीतर में रख देते हैं। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो अंदर में हमने रखा है, इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। बाहर में अगर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहे हैं, बाहर से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से ऐसे अंदर हो सकता है घुस जाए, लेकिन घुसने के बाद वो फिर भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नहीं होंगे, वो इस तरह से बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर ऐसे चला जा रहा है तो ठीक है, अगर ये ऐसे मान लिया जाए घुस गया, घुसेगा और निकलेगा कैसे? बोला गया अभी हम लोग पढ़े हैं, ये हमेशा घुसना और निकलना कैसे करता है? नॉर्मली। तो देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मली घुस रहा हो, तो उधर से भी नॉर्मली वो निकल जाएगा। ऐसे ये घुसेगा जरूर, लेकिन भीतर में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो नहीं बनेगा। इस तरह से घुसेगा और इस तरह से ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। तो इसके भीतर जितने भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इलेक्ट्रिकली, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से बचा सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि तुम एक कार से कहीं जा रहे हो या बस से तुम कहीं जा रहे हो और अचानक बहुत तेज बारिश और बिजली करकराने लग गया, लाइटनिंग आर देयर, बहुत तेज बारिश भी होने लगी और बहुत बिजली कड़कने लगा।
तो क्या करना चाहिए? क्या गाड़ी से निकलकर कोई पेड़ या खुले मैदान में चले जाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। अगर अपने आप को हम सुरक्षित रखना चाहेंगे तो हमें उसी बस में या उसी कार के अंदर ही रहना चाहिए। या अगर कोई बाहर में अगर आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है या मैदान में, खुला मैदान में, तो उसको बुला लेना चाहिए अपने कार के अंदर या बस के अंदर। क्योंकि आपकी जो कार या बसेस हैं वो देखोगे वो एक मेटलिक ढांचा है, वो चारों तरफ से एक मेटल का ढांचा है। जमीन भी देखोगे उसका जो खटखट करेगा तो वो मेटल का रहता है ना। और चारों तरफ जो डब्बा है वो पूरा एक मेटल का बना हुआ है। तो मेटालिक हॉलो कंडक्टर के भीतर में आप अपने आप को मान लीजिए है, और वहां पर इलेक्ट्रिकल जो ये है सिग्नल है वो आपको वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, और आप जो है उस लाइटनिंग से बचाव करके रख पाएंगे उसके अंदर में अगर है तो। बहुत हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका, देखो नाम भूल गए हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वो एक हाई वोल्टेज जनरेटिंग है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई वोल्टेज जनरेट करता है। हाई वोल्टेज माने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो जनरेट कर रहा है और अगर हम यूं ही हवा में उसको बना देंगे तो वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चारों तरफ रीजन में छोड़ेगा। अगर हम उस रीजन को बाहर बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस पूरे हाई वोल्टेज जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट को हम एक कंडक्टर के अंदर में रख देंगे और बाहर में कंडक्टर को हम धरती से कनेक्ट कर देंगे। देखो क्या होगा, अगर हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, दिस इज ए कंडक्टर, हम इस कंडक्टर को के गुण को समझने के लिए थोड़ा हम इसकी जो ये है मेटल है, जो उसका मटेरियल, हम इसको थोड़ा सा मोटा दिखाते हैं तो चीजों को समझ सके। आप देखिए ध्यान से, ठीक है। और आप एक हाई पोटेंशियल जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट के आसपास में हैं और हमको उस इंस्ट्रूमेंट से बचना है, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को इस कंडक्टर के अंदर में रख लेंगे। हाई वोल्टेज जनरेटर अंदर में रख दिए, ये कंडक्टर है, और हम इसको बाहर से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम पाएंगे क्या कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको 0 प्राप्त होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। कैसे? तो देखो ध्यान से, ये जो हाई वोल्टेज है तो ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा है, ये तो बहुत हाई बना ही रहा है। और ये अगर हाई बना रहा है तो जानते हो क्या हो रहा है कि यहां पर ये तो कंडक्टर है, एक्चुअली में क्या करता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ यहां पर खींच करके यहां माइनस जमा कर देता है और यहां पर प्लस जमा करता है, ये अपने चारों तरफ। अगर ये धरती से कनेक्ट नहीं होता तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता, क्योंकि अंदर में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कंडक्टर के भीतर जो बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, अपने डायरेक्शन का अपोजिट में फोर्स लगाकर, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगाएगा और उसकी वजह से ये अंदर में यहां पर जाकर के वो जमा कर देता है, और इसके आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता तो ये बाहर में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन तैयार हो जाते, परंतु अगर हम इसको धरती से कनेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज सतह पर दिख रहे हैं वो सारे अर्थ जो है उसको खींच लेंगे। इसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो धरती में चला जाएगा, और इसकी वजह से बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। तो हम आउटर रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं। तो ये कुछ काम है, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहला सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव करने की एक माध्यम है ये एक हॉलो कंडक्टर।
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रॉपर्टी की, हम थोड़ी सी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझने में लग गए। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बातें हो गई हैं, इसको हम हटाते हैं। अभी हमने चर्चा किया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, और 0 होने से हमको एक और इसके गुण का पता चला, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग Fg। चलिए हम बात करते हैं अब इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन की। पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ऐसे लिखिए, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस रिप्रेजेंट्स सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सीधा है और आपस में पैरेलल है तो वो सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझ लीजिए। इक्विडिस्टेंट, आपस में इक्विडिस्टेंट है, मतलब सब जगह उसका घनापन समान है, आपस में एक दूसरे से समान दूरियों पर है। इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विडिस्टेंट है। तो हम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं? तो आप यहां पर कह सकते हैं कि स्ट्रेट पैरेलल, कंबाइन कर लें। यूनिफॉर्म का मतलब सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए भाई, सब जगह सेम डायरेक्शन होना चाहिए सब जगह, तभी हम उसको यूनिफॉर्म बोल पाएंगे। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम कंबाइन करके एक सिंगल बना लें, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम आपसे यहां पर एक डायग्राम देकर के बातों को समझने का कोशिश करें। जैसे आपसे हम ये दे देते हैं, बताइए तो यहां पर ये है दिस मच, इस केस में क्या गुण है, इस लाइंस में क्या कह सकते हैं आप यहां पर? क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का कोशिश कर रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं। आप इसके बारे में कह सकते हैं स्ट्रेट तो है, पैरेलल भी है, समानांतर भी है, तो इसका मतलब हुआ कि सेम डायरेक्शन हो गया। लेकिन आपस में सभी लाइंस एक दूसरे से समान दूरियों पर नहीं है। यहाँ देखो ये दोनों की दूरी इतना है, इन दोनों की दूरी बहुत कम है, इन दोनों की दूरी और इससे कम परंतु इससे ज़्यादा है। तो अलग अलग जगह इसके मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे, परंतु सब जगह इसका डायरेक्शन सेम होंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। हम डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर ले लें तो आप सेम कहेंगे। मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डिफरेंट कह सकते हैं। अब देखो यहाँ और यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम कहेंगे, लेकिन यहाँ और यहाँ में मैग्नीट्यूड डिफरेंट कहेंगे, है ना। तो ये मे बी की बात होगी, डिफरेंट की बात कहेंगे इस केस में। तो क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा? नहीं, इसको हम बोलेंगे नो यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है। चलिए हम एक दूसरा बनाते हैं। जैसे ये मान लिया जाए ये है, ऐसा है। देखिए तो इस केस में क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड बता रहा है? तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन समान हो ही नहीं सकता। ई डायरेक्शन डिफरेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से दर्शाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वेक्टर से। तो इस केस में चूंकि स्ट्रेट नहीं है तो इस केस में अगर हम यहाँ टेंजेंट डालेंगे, यहाँ पर इस केस में ऐसे टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो इस केस में यहाँ डायरेक्शन होगा, यहाँ इधर डायरेक्शन होगा, और अलग अलग जगह डायरेक्शन अलग अलग होगा। मैग्नीट्यूड उस केस में समान होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ जो दूरी है, यहाँ जो दूरी है, यहाँ जो दूरी है, सभी जगह दूरियां आपस में लाइंस के सेम है, तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड सेम बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि डायरेक्शन डिफरेंट हो गया इसलिए अभी भी ये नॉट यूनिफॉर्म नहीं है।
अगर हम आपसे इसके बारे में पूछें कि इस केस में आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो अगेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये गणित नहीं है, एक भाषा है, तो नॉट यूनिफॉर्म कह सकते हैं। हाँ, यहां पे अगर हम लाइंस को कुछ खास इस तरह से दर्शाएं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा, तो आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि दीज ऑल लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर, देन इट इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा सब जगह, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा सब जगह। तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज नो डाउट इट इज अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज्यादा जगह पर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन ही मिलेंगे, चीजें आसान रखने के लिए, तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी। तो हमने मैग्नीट्यूड समझा, डायरेक्शन समझा, इसके बारे में कुछ गुण समझा। अब अगर मान लो कि हम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक लाइंस, तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक लाइंस रीजन में किसी चार्ज को रख देते हैं तो ये क्या करेगा? इफ a charge is placed in electric field region, then it experiences an electric force, electrostatic force। मान लिया जाए, ये हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन है, ऑफकोर्स हमने थोड़ा सा यूनिफॉर्म फील्ड बनाने का प्रयास किया है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन है और इस रीजन में हम अगर एक चार्ज को रख देंगे तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। देखो यहाँ पर एक्चुअली में हम 3 लाइन ड्रॉ किए, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बस इसी लाइन पर है और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक रीजन दर्शाया जाता है। आप यहाँ भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, मतलब यहां से यहां तक के रीजन में सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ये समझ लीजिए, है ना। तो अगर हम इसके रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और अगर हम इस पर एक नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स किस दिशा में लगाएगा ये बात तो तय हो गया, पॉजिटिव चार्ज पर सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट में। कितना लगाएगा? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फोर्स कितना लगाएगा? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्योंकि नेगेटिव का काम हो चुका डायरेक्शन फोर्स के देने में, अब बात मैग्नीट्यूड की होगी। तो इस तरह से हम यहां पर इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से फोर्स लगेगा और हम इसके कई रूप भी दिखा सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, ये तो हो गया, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि सपोज करो ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हॉरिजॉन्टल मान लिया जाए है, हॉरिजॉन्टल माने धरती के सतह के लॉन्ग, और ये धरती के सतह के परपेंडिकुलर से इट इज वर्टिकल। और अगर हम इस रीजन में एक बॉब को, एक सिंपल पेंडुलम वाले बॉब को बांध के लटका देते हैं और इसके पास अगर चार्ज क्यू है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो उस रीजन में एग्जिस्ट कर जा रहा हो, तो क्या ये बॉब उस पर्टिकुलर अवस्था में लटका रहेगा? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जब 0 है तब तो यूं ही लटका रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ प्रकट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा Q इंटू ई। नीचे तो ऑफकोर्स mg लगेगा, धागा में एक टेंशन होगा, लेकिन अब ये फोर्स QE उसको इस तरह से रहने नहीं देगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला अपोजिट कोई नहीं है। तो ये बॉब कुछ इस तरह से अब हो जाएगा नई रूप में, और मास के कारण नीचे में mg, और इधर में तो अभी भी फोर्स वही लगेगा QE, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है,
सब जगह फोर्स समान होंगे, और यहाँ एक टेंशन T आएंगे, और इसके दो कंपोनेंट हम अब रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये T cos थीटा, और यहाँ T sin थीटा होगा। और T sin थीटा जो फोर्स है, अब इस QE को जब बैलेंस करने लग जाएगा तब ये इस जगह पर जाकर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि T sin थीटा बराबर होगा Q इंटू E, और T cos थीटा बराबर होगा M इंटू G। अब आपसे इसके बारे में कुछ भी और पूछा जाए कि बॉब का मास कितना है बताइए, धागा में टेंशन कितना है बताइए, मास दे दिया जाए तो पूछा जाए चार्ज कितना है इसमें बताइए, थीटा दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी सवाल आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। तो हम कुछ इस तरह से एक फोर्स और लगाकर चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये लिया है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। आप देखो ध्यान से, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है वो किधर है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और हम इस रीजन में एक कोई चार्ज बॉब को लाकर रख देते हैं जिसके पास मास m है, और हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है ना इस रीजन में लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड है, गिर नहीं पा रहा है, बस यूं ही हवा में लटका हुआ है। तो कैसे है भाई? ऐसे क्योंकि हो सकता है मास के कारण नीचे में mg लग जाए, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगा दिया Q इंटू E, और QE अगर mg को बैलेंस करने लग जाए तो ये फ्रीली सस्पेंडेड हो सकता है, फ्रीली सस्पेंडेड। और फ्रीली सस्पेंडेड होने के लिए आप कह सकते हैं कि QE का मान जो है वो mg के बराबर हो। ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसे अनेकों हैं। बस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी अभी चार्ज अगर मिल जाए तो हम उस पर फोर्स ड्रॉ करके बाकी जो आगे की जो मैकेनिक्स है हम वहां अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि एक तीसरा कोई चार्ज है, तीसरा कोई कंडीशन है। सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और एक चार्ज स्पेस में है, एक रीजन में है, चार्ज के पास मास भी है। तो इसमें देखो तो एक फोर्स तो चार्ज की वजह से QE लगेगा, और एक धरती की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स mg भी लगेगा। ठीक है ना? तो सिर्फ एक यही फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो ऐसा स्थिति, पहले सवाल पढ़ के समझेंगे कि अवस्थाएं कैसी है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो भाई उसके जो मास बहुत कम होते हैं तो फोर्स भी बहुत कम होगा। लेकिन अगर कोई एक चार्ज बॉब की बात करे, उसमें मास ग्राम दे दिया जाए, 80 ग्राम 100 ग्राम समथिंग, तो एक mg फोर्स लगेंगे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ। अगर मान लो कि हम अगर इसको यहां पर रेस्ट में छोड़ देते हैं, इस अवस्था में अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट से अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं फ्रॉम रेस्ट, तो ये किधर चलेगा? तो अगर ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर ये बहुत 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 ज्यादा हो mg के कंपैरिजन में, तो हम इस mg को नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ यही फोर्स को मान करके हम इसका मोशन कंसीडर कर लेंगे। दूसरा, अगर ये फोर्स बहुत 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 ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे और हम इसके कारण अब फोर्स कंसीडर करके हम इसका मोशन को इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों के दोनों फोर्स कंसिडरेबल हो और एक के रेस्पेक्ट में दूसरा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो हमें दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, और नेट फोर्स इसकी इस दिशा में काम करेगा, और इसका एक्सेलरेशन हम इस दिशा में ही बोलेंगे। और एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे? तो फोर्स में मास से भाग देकर बोलेंगे, इस तरह से। और अगर हम रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये फिर ऐसे चलेगा, ना इधर चलेगा ना इधर चलेगा, ये ऐसे चलेगा। और रिजल्टेंट फोर्स का मान आप बोल सकते हैं √QE का होल स्क्वायर और प्लस mg का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है? तो ये है एक फोर्स ऑन चार्जेस इफ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। एक ये गुण है। तो हम सवाल बनाने में इसका बखूबी इस्तेमाल करेंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो हमने एग्जाम्पल में कुछ लिया है इस चीज़ को और समझने के लिए, तो आशा ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे एक बात और पूछते हैं। जब ये बात आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो क्या अगर हम एक चार्ज को फील्ड में छोड़ देंगे तो क्या वो फ्री छोड़ा हुआ चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के पाथ को फॉलो करेगा। जैसे हम देखते हैं बहुत बुक वगैरह में भी ये लिखा रहता है, या कुछ लोग ये भी बताते हैं कि चार्ज फॉलो, फ्री चार्ज फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। आई डोंट थिंक सो कि फ्री चार्ज जो है इलेक्ट्रिक लाइंस के पाथ को फॉलो करता है। फ्री चार्ज मे फॉलो द पाथ और मे नॉट फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। जैसे हम यहां पर बताते हैं, ए फ्री चार्ज मे or may not follow the path of electric lines. कब फॉलो करेगा? ये जो है वो कब फॉलो करेगा? अगर हम कहें कि इफ लाइन इज स्ट्रेट, अगर लाइन स्ट्रेट है, जैसे ये लाइन है, और अगर हम एक चार्ज को यहां पर रख देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी है, तो अब इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स कहेंगे तो Q इंटू ई, जिसकी वजह से इसका इसी दिशा में एक्सेलरेशन होगा। कितना एक्सेलरेशन कहेंगे तो Q ही बाई मास। और तब हम अगर इसको यहां से फ्री चार्ज को, अगर फ्री माने रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट से अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये इसी लाइन को पाथ के फॉलो करते हुए चलेगा। तो आप यहां कहेंगे कि फॉलो दी पाथ, यहां कहेंगे कि आप ये पाथ को फॉलो करा। लेकिन इफ लाइन इज, इलेक्ट्रिक लाइन इज कर्व्ड, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक लाइंस है ऐसा ऐसा, और हम एक चार्ज को यहां लाके छोड़ देते हैं, तब इस केस में क्या होगा कि इस केस में इस जगह पर जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में तब यहां पर फोर्स लगेगा, और इस जगह ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान होगा वो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और इनटू चार्ज। और तब इस केस में जो एक्सेलरेशन तैयार होगा वो इस दिशा में एक्सेलरेशन तैयार होगा, और फोर्स में हम मास से भाग दे करके मान को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहां इसको छोड़ेंगे तो ये तो ऐसे भागेगा, लेकिन पाथ तो ऐसा है, तो आप कहेंगे कि तब ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, पाथ को ये छोड़ देगा। इट विल नॉट एग्जैक्टली फॉलो दिस पाथ, इट विल रिलीज दिस पाथ। तो आप कहेंगे कि नॉट फॉलो दी पाथ। पाथ फॉलो करेगा, लेकिन ये तब करेगा जब लाइन कैसा हो, स्ट्रेट हो। तो यहां से एक बात ये तो स्पष्ट पता चलता है कि अगर लाइंस स्ट्रेट हों तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज इसी लाइन के पाथ को वो फॉलो करेगा, फॉलो दी पाथ। परंतु अगर लाइन कर्व है तो चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इस लाइन के पाथ को एक्चुअली में फॉलो नहीं करेगा, वो एक अलग डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखेगा, और लाइन की जो दिशा है वो कुछ अलग है, और इसके जाने की जो पाथ की दिशा होगी वो कुछ अलग होगा, और कहेंगे कि तब इस केस में ये लाइन के पाथ को फॉलो नहीं करता है। ये तो बातें हो गई। अब अगर हम आई जे इसको हटाते हैं और हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि मान लिया जाए कि एक चार्ज अगर कोई भी है और उसके आसपास हमें लाइंस दर्शाने हैं, तो हम कितनी संख्या के लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि ए यूनिट चार्ज हो गया प्लस या -1 कूलम,
is associated with 1 by epsilon naught lines। ये बातें हम इस्तेमाल करते हैं इन SI यूनिट। SI यूनिट सिस्टम में हम ये मान के चलते हैं कि एक इकाई चार्ज जो है वो अपने आसपास कितने लाइंस वो एसोसिएटेड करता है, तो दैट इज 1 by epsilon naught लाइंस। ये बहुत बहुत मात्रा का लाइंस को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम आपसे एक बात करें 1 by epsilon naught, तो क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 इंटू 10 to the power -12, जो भी इसका यूनिट, हम संख्या की बात कर रहे हैं। तो 10 to the power -12 ऊपर चला गया, तो ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा 10 to the power +12, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर 10 मान लेते हैं तो काट देंगे तो एक 0 कट जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 11 अमाउंट में ये आएगा इकाई चार्ज, एक सिंगल चार्ज। एक कूलम का चार्ज 10 to the power 11 लाइंस अपने चारों तरफ बनाएगा। ये बहुत बहुत मात्रा है। ऑफकोर्स एक कूलम चार्ज भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग चार्ज है, तो माइक्रो में भी अगर हम ले लेते हैं 10 to the power -6 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 to the power 5, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो लाखों करोड़ों अरबों लाइंस जो हैं एक चार्ज के इर्द गिर्द तैयार हो सकते हैं। तो क्या लाखों बना सकते हैं? नहीं। तो हम उसको अपनी सुविधा से दर्शाने के लिए कुछ एक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहां से इस बात को समझिए कि अगर एक कूलम चार्ज एसोसिएट करता है 1 by epsilon naught लाइंस, तो कोई भी चार्ज अमाउंट अगर Q है तो कितने लाइंस वो एसोसिएट करेगा? तो चार्ज Q will associate Q by epsilon naught lines। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लाइंस है that would be directly proportional to the charge, that is Q। नंबर ऑफ लाइंस को अगर हम n बोले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज होगा उसके इर्द गिर्द लाइंस की संख्या उतना ही ज्यादा होगा। लाइंस की अगर चार्ज का मात्रा कम होगा तो लाइंस की मात्रा भी कम होगा। तो सिर्फ हम इस यहां से जितने चार्ज लाइंस एक्चुअली में बनाते हैं उतने लाइंस तो प्रैक्टिकली हम नहीं शो कर सकते, लेकिन अगर 2 चार्ज दिया हुआ है, एक का मान है 1 कूलम और एक का मान है 2 कूलम, तो हम उसके इर्द गिर्द लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो अगर मान लो कि 1 कूलम में हम 10 लाइन ड्रॉ किए हैं तो 2 कूलम में नेचुरली उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 20 लाइन ड्रॉ करना होगा, तब जाके जो उसके स्ट्रेंथ है वो मैच करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी विल फॉलो। तो यहां से नंबर ऑफ लाइंस जितने होंगे वो प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। तो सपोज करो कि यहां पर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज यहां पर Q2 है, और यहां से हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर हम एक लाइंस ऐसे ड्रॉ किए हैं, समथिंग लाइक दिस। देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ किया है, ऐसे, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और हम यहां पर एक लाइंस ऐसे ड्रॉ किए हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिन करके। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 यहां पर कुछ एक इस तरह के हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए यहां पर कौन चार्ज पॉजिटिव है और कौन चार्ज निगेटिव। ये तो बात हम बहुत आराम से बोल सकते हैं कि यहां जो ये चार्ज Q1 है
वो ऑफकोर्स पॉजिटिव है क्योंकि लाइंस को वो छोड़ रहा है, और यहाँ पर Q2 जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि लाइंस उसके अंदर में जाकर के समाप्त हो रहे हैं। तो ये Q1 और Q2 में से कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ये बात तो स्पष्ट है। अगर हम यहाँ पर पूछें कि Q1 और Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, तो हम यहाँ पर चार्ज की स्ट्रेंथ को नहीं बता सकते हैं कि 1 कूलम है कि 5 कूलम है कि 10 कूलम है, ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द लाइंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑफकोर्स चार्ज जो होगा इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होगा। और हम इसके रेशियो भी बोल सकते हैं कि कितना गुना एक दूसरे से कम या ज़्यादा है। तो आप इस यहाँ पर लाइंस के इसका आसपास जो भी संख्या उसको गिन लेते हैं। एक यहाँ से 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 लाइंस है। और यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइंस यहाँ पर है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो Q1 चार्ज होगा वो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। ये तो स्पष्ट पता चल रहा था यहाँ से, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर ये Q1 का स्ट्रेंथनेस जो है वो Q2 से ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q2 से Q1 जो है वो 2 गुना स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं। एक बात और यहां से आप ये समझ लीजिए कि लाइंस तो हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके अनुसार, लेकिन एक बात ये समझिए कि देखिए ये लाइंस यहां से निकल करके इसमें चले गए और ये लाइंस अगर इसमें से इसमें चले गए तो इसका मतलब है, और ये लाइंस ऐसे जाकर कैसे जा रहे हैं, तो क्या और इस रीजन में इसके बिटवीन लाइंस नहीं होंगे? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स बहुत सारे लाइंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहां से हम अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो गारंटली वो इससे पार कर इसी में घुसेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइंस दूसरे लाइन को काटेगा नहीं, तो यहां से ये जरूर इसमें भीतर घुसेगा। हम इसको यहां पर कैलकुलेशन में नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये बात समझने के लिए है कि इस रीजन में जितने भी और भी संख्या के लाइंस होंगे वो गारंटली इससे निकल करके इसमें घुसेंगे ही घुसेंगे। ये बात आप समझिएगा। ठीक है, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो आशा है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज जो हैं कारण के साथ समझ में आ गई होंगी। तो एक एक बातें आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते चलें, और अगली क्लास में हम लोग इस प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ सवाल को डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बने रहें मेरे साथ। आप लोगों से हमें बस यही आशा है कि आप अपने घर पर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी वीडियो आपको प्राप्त हो रही है आप सब अच्छे से देखकर अपने कॉपी में उसको नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। आपकी जो कॉपी तैयार हो रही है आप उसको मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि हम परफेक्टली सभी चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और जो हम होमवर्क दिया है आज की क्लास में, कितने होमवर्क थे? प्रॉब्लम नंबर 37 से लेकर 45 तक, तो आप अगले क्लास में उसको बना करके भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, परंतु हम समझ रहे हैं कि आप अपनी जगह पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, जितना हो सकता है हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। एक वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रीमियर डाल करके यूट्यूब पर हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था। तो उसका हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि अब जो मेरी वीडियो आपको जाएगी वो पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जो ये वीडियो है वो इतनी बजे चलेंगी यूट्यूब पे। तो वो समय आप अपने आप को अलग कर लीजिएगा और अपने साथ कॉपी, कलम, ईयरफोन, जो पानी पीते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो प्यास भी लगेगा तो पानी, माने आप अपने आप को समझ लीजिए कि उस समय क्लास में ले जा रहे हैं और उसी समय बैठ करके आप पूरी वीडियो को देखिएगा। फायदा इससे ये है कि उस देखने की प्रक्रिया में अगर आपके मन में कोई डाउट आया तो आप उस समय चैट कर सकते हैं, और अगर हम उस समय लाइव रहे, मोस्टली हम लाइव ही रहेंगे उस समय, तो हम उस समय आपको क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे।
ऐसे हमें नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ पूछने वाली बात वहाँ रह जाएगी, क्योंकि हम हर एक चीज़, छोटी छोटी बातें हम आपको वीडियो में बताते जा रहे हैं। फिर भी आपको अगर कुछ उस समय पूछना हो तो आप उस समय पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें और अपनी पढ़ाई अपने जगह पर करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।